एपिसोड 139। आयशा अमन को सूप पिला रही थी। तभी वहाँ पर मंजीत, राजवीर और दीदा भी आ गए। चलो बच्चों, तुम सब भी कुछ खा लो, मंजीत ने टेबल पर फूड बैग रखते हुए सभी से कहा। आयशा अपनी माँ की मदद करने लगी खाना सबके लिए प्लेट्स में लगाने की। मंजीत ने सबसे पहली प्लेट अभय को दी। लो बेटा। तभी आयशा चिढ़ते हुए बोली, आपको सबसे पहले मुझे देना चाहिए था, मैं सबसे छोटी हूँ। सायशा मुंह फुलाते हुए बोली तो अभय ने वो प्लेट सायशा की ओर बढ़ा दी। अरे जीजू, मैं तो मजाक कर रही थी, आप खाओ, आपके बाद करण भैया का नंबर है, करण भैया के बाद मेरा नंबर। सायशा इतना बोलने को ही थी कि तभी तक मंजीत ने प्लेट उसके हाथ में थमा दी। नाश्ता करने के बाद अभय आयशा से बोला, मैं सोच रहा था कि आज हम राठौड़ विला चलते हैं दादा सा से मिलने के लिए। आयशा ने हाँ में अपना सिर हिलाया और फिर वो दोनों राठौड़ विला जानने के लिए निकल गए। रास्ते में अभय आयशा से बोला, क्या तुम अपनी दोस्त के भाई का केस लड़ोगी? अभय की बात सुनकर आयशा ने गुस्से से अपनी मुठियाँ भींच ली, क्योंकि असल में तो ये केस अपने भाई अमन और अपने परिवार वालों के लिए लड़ने वाली थी। हाँ, लड़ूंगी और जीतूंगी भी, और उस लड़की को कड़ी सी कड़ी सज़ा भी दिलवाऊंगी मैं। आयशा ने दांत पीसते हुए जब ये अभय को जवाब दिया तो वो चुप हो गया। कुछ ही देर में वो दोनों राठौड़ विला पहुंच गए। अभय ने डोरबेल बजाई तो एक लड़की ने दरवाज़ा खोला। उस लड़की की उम्र 15 से 16 साल की रही होगी। अभय को देखते ही वो बच्ची खुशी से झूम उठी और कस के उसके गले लगी। भैया, आप सच में आए हो क्या प्रीति से मिलने? प्रीति, उस बच्ची का नाम प्रीति था। हाँ जी, प्रीति से ही मिलने के लिए आए हैं प्रीति के भैया और भाभी, अभय ने उसे जवाब दिया। तो प्रीति को आयशा से मिलवाया। ये आपकी भाभी सा हैं। अभय आयशा को हाथ पकड़कर आगे लेके आ गया। वाओ, भाभी कितनी प्रीति हैं, बिल्कुल प्रीति की तरह। प्रीति आयशा की खूबसूरती की तारीफ़ करने लगी और आयशा मुस्कुराने लगी और प्रीति को गले लगा लिया। इतने में वहाँ देवव्रत और बाकी सब भी आ गए। मेरी पोती आ गई मुझसे मिलने। देवव्रत अपनी लठ के सहारे आगे बढ़ गए। आयशा और अभय ने देवव्रत का आशीर्वाद लिया और फिर उनके गले से लग गए। कैसी है तू? देवव्रत सिर्फ आयशा से ही बात कर रहे थे और अभय को इग्नोर कर रहे थे। तो अभय बोला, दादा सा, मैं भी हूँ आपका पोता और ये आपकी पोता बहू है। इससे पहले मैं आता हूँ, मेरे बाद ये आती है। तो अभय के कान खींच कर देवव्रत उससे बोले, ये कौन है? दादा साहब प्लीज़ मेरा कान छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। अभय अपना कान छुड़वाने की कोशिश करने लगा, मगर देवव्रत ने वापस अपना सवाल दोहराया। पहले मेरे सवाल का जवाब दे, ये कौन है? आपकी पोता बहू और मेरी बीवी, अभय ने जवाब दिया। मगर देवव्रत ने अभी भी उसका कान नहीं छोड़ा और बोले, ये तेरी पत्नी है, जिसका स्थान सर्वप्रथम होता है। धरती में सबसे पहले स्त्री आई है, उसके बाद पुरुष, तो इसलिए ये तुझसे पहले आती है, ना कि तू इससे पहले आता है। आयशा अभय हो तुम दोनों, ना कि अभय आयशा। देवव्रत ने अभय को खड़े पाठ पढ़ा डाला और फिर अभय का कान छोड़ दिया। जी दादा सा, मैं समझ गया, ये देवी है और मैं राक्षस। अभय अपना कान रब करते हुए बोला, क्योंकि उसे कान में अभी भी काफ़ी दर्द हो रहा था। अभय की बात सुन आयशा हल्का सा हंसी, तो अभय उसे आँख दिखाने लगा तो वो चुप हो गई। तभी देवव्रत ने आयशा का हाथ पकड़ा और उसे हॉल के सेंटर में लाकर खड़ा कर दिया। आयशा बेटा, ये है मेरा सबसे छोटा बेटा अविनाश सिंह राठौड़। देवव्रत ने सबसे पहले आयशा को अविनाश से मिलवाया तो उसने जाकर उसके पैर छुए। अविनाश को आयशा के बारे में पहले से ही पता था कि वो मंजीत की बेटी है। वैसे तो आयशा से उसे कोई परेशानी नहीं थी, मगर जब से उसे ये बात पता चली थी कि मंजीत गीतांजलि की मौत के जिम्मेदार है, तब से उसे मंजीत से काफ़ी नफरत थी। इसीलिए उसे आयशा से मिलने में भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो फॉर्मेलिटी के लिए हल्का सा मुस्कुरा दिया तो आयशा भी हल्का सा मुस्कुरा दी। उसके बाद देवव्रत ने आयशा को अविनाश के बगल में खड़ी औरत से मिलवाया। ये है मेरी बहू और तेरी छोटी चाची कीर्ति अविनाश सिंह राठौड़। आयशा कीर्ति के भी पैर छूने के लिए आगे बढ़ी, मगर उसने आयशा को अपने पैर नहीं छूने दिए
और उसे हक करते हुए बोली, माना कि मैं तुमसे रिश्ते में और उम्र में बड़ी हूँ, मगर मैं इतनी बुढ़ी नहीं हुई हूँ अभी। मैं और तुम उम्र में अभी ज़्यादा तुमसे बड़ी नहीं होंगी, बस 2-3 साल ही बड़ी होंगी, कीर्ति ने आयशा से कहा, और अपने बाल संवारते हुए उस सब हंसने लगे। अच्छा, तो अब बारी आती है मेरी 2 जिगर के टुकड़ों की, यानी कि मेरी पोतियों की, जिनसे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। देवव्रत ने आयशा को प्रीति या उसके बगल में खड़ी छोटी लड़की से मिलवाया, जिसकी उम्र 12 साल की थी। ये है प्रीति और ये है श्रुति। वो दोनों आयशा के गले से लग गई। तभी अभय बोला, मुझसे तो कोई मिल ही नहीं रहा है, मैं तो इतने सारे गिफ्ट्स लेके आया था, लगता है अब किसी को गिफ्ट्स की ज़रूरत नहीं है। ये कहकर अभय वहाँ से जाने लगा, मगर तभी प्रीति और श्रुति ने उसका हाथ पकड़ लिया और एक साथ बोली, भैया हम दोनों तो सबसे ज़्यादा प्यार आपसे ही करते हैं, पर हम आपसे नाराज़ हैं। आपने शादी कर ली और हमें बुलाया भी नहीं। हम आपकी शादी में भी डांस करना नहीं कर पाए। कोई बात नहीं बेटा, हम आपके भैया भाभी की शादी फिर से करवाएंगे, तब डांस कर लेना आप दोनों। कीर्ति अपनी बेटियों से को समझाने लगी तो वो दोनों अभय से बोली, हाँ हाँ ठीक है, आपको हम माफ़ कर देंगे, लेकिन माफ़ी के बदले हमें ढेर सारे गिफ्ट चाहिए होंगे। ओके बेबीज़, मैं आप दोनों को बाहर ले चलता हूँ, जो मन करे वो खरीदना, मैं नहीं रुकूंगा, अभय ने कहा। तो प्रीति और श्रुति खुशी से झूमती और बोली, हम तैयार होके आते हैं, फिर शॉपिंग करने जाएंगे। फिर वो दोनों वहाँ से चली गईं। मैं टेबल सेट कर देती हूँ, लंच का टाइम हो गया है, साथ में लंच कर लेते हैं। ये बोलकर कीर्ति भी वहाँ से चली गई। अविनाश भी वहाँ से चला गया, कोई ज़रूरी काम का बहाना बनाकर। अब हॉल में बस अभय, आयशा और देवव्रत ही बचे थे। देवव्रत अभय और आयशा से बोला, जाओ तुम दोनों फ्रेश हो जाओ, फिर लंच करेंगे साथ में। कुछ ही देर में सबके सब साथ में बैठकर लंच करने लगे। पूरी टाइम प्रीति और श्रुति सबको एंटरटेन कर रहे थे। लंच करने के बाद वो दोनों बोली, अब चलो भैया शॉपिंग करने चलते हैं। अभय प्रीति और श्रुति को बाहर ले जाने के लिए राज़ी हो गया। उसने आयशा को भी साथ चलने के लिए कहा, मगर सिर दर्द का बहाना बनाते हुए आयशा ने जाने से मना कर दिया। तभी कीर्ति बोली, चलो मैं चलती हूँ तुम तीनों के साथ, थोड़ी शॉपिंग ज़रा अपनी चाची को भी करवा दे। जी ठीक है, आप भी चलिए मेरे साथ, मैं आपको भी शॉपिंग करवा दूँगा। अभय तिरछी नज़रों से आयशा को देखते हुए कीर्ति से बोला, मगर आयशा ने उसे इग्नोर कर दिया और फिर सिर पकड़कर बैठ गई, ताकि उसे ये लगे कि उसे सच में काफ़ी तेज़ दर्द है। तुम ही कुछ ज़्यादा ही हेडेक हो रहा है अगर, तो दवाई ले लो और थोड़ी देर सो जाओ, अभय आयशा से बोला, उसकी चिंता करते हुए। कीर्ति मुस्कुराने लगी। अभय कीर्ति चाची और बच्चों को लेकर वहाँ से चला गया। उनके जाने के बाद आयशा देवव्रत से बोली, दादू मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। आयशा की आवाज़ सुनकर देवव्रत बोला, तेरा तो सिर दर्द हो रहा था ना, अब ठीक हो गया? मैंने झूठ कहा था, क्योंकि मुझे घर पर ही रुककर आपसे बहुत सारी बातें करनी थी, आयशा ने जवाब दिया। हाँ बोल, क्या पूछना है तुझे? देवव्रत को आयशा की के बात करने के तरीके से ही समझ में आ गया था कि वो उससे क्या पूछने वाली है, इसीलिए उसने खुद को पहले ही तैयार करके किया था उसके सवालों का जवाब देने के लिए। दादू, अभय की मासा को सब बुरी औरत क्यों बोलते हैं? पापा भी उन्हें बुरी औरत बोलते हैं। अभय और अनिरुद्ध की मम्मी को मासा की मौत का जिम्मेदार मानते हैं। ऐसा क्यों? मुझे आपसे आज बहुत सारे सवाल पूछने हैं। आयशा ने एक ही सांस में देवव्रत से इतने सवाल कर लिए थे, मगर देवव्रत के पास तो आयशा के सवालों के जवाब के अलावा कई ज़्यादा सच्चाई थी उसे बताने को। देवव्रत ने गहरी लंबी सांस ली और आयशा से बोला, बेटा गीतांजलि बुरी औरत नहीं थी। देवव्रत की बात सुन आयशा अपने मन में बोली, दादू तो कुछ और ही बोल रहे हैं। तभी देवव्रत ने आगे कहा, मगर कभी कभी इंसान की बेफालतू की ख्वाहिशें उसे बुरा इंसान बना देती हैं, अहंकारी बना देती हैं। बस ऐसा ही कुछ गीतांजलि के साथ था। गीतांजलि ने अपनी जिद और अहंकार में आकर बहुतों को दुखाया था, इसलिए उसका अहंकार ही उसकी मौत का कारण बन गया। तेरी माँ मंजीत नहीं थी उसकी मौत की जिम्मेदार, मगर आज जिस मोड़ में अभय और अनिरुद्ध खड़े हैं ना, उस जगह पर तू और तेरे भाई बहन खड़े होते, क्योंकि उस हादसे में तेरी माँ की जान जाने वाली थी। मगर भगवान ने अपनी ऐसी लीला रचाई कि मंजीत की कुछ नहीं हुआ, लेकिन गीतांजलि को अपने पास बुला लिया। देवव्रत ने आयशा को इतनी गहरी बात बताई कि उसके दिमाग में खिचड़ी पक गई। उसके चेहरे का एक्सप्रेशन देखकर देवव्रत समझ गए कि वो बेचारी बीच में ही अटक गई है अपने सवालों के। उसने आयशा को धर्म संकट में देखा नहीं जा रहा था, इसलिए उन्होंने मन
बना लिया था कि वो उसे सारी हकीकत बता देंगे। तुझे पता है, तेरी माँ मंजीत, अधिराज और गीतांजलि ये तीनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। तीनों की बड़ी ही गहरी दोस्ती थी। तेरी माँ बहुत अच्छा नाचती थी। गीतांजलि को भी डांस करने का बड़ा शौक था। वो मंजीत की जैसा डांस करना चाहती थी मगर कभी कर नहीं पाती थी। और यहीं से शुरू हुई गीतांजलि के मन में तेरी माँ मंजीत के लिए नफरत, क्योंकि अधिराज और कॉलेज के बाकी बच्चों को मंजीत का डांस काफ़ी पसंद आता था। सबके सब मंजीत को ही पूछते थे और गीतांजलि को इग्नोर। वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसलिए उसने मंजीत के घुंघरू चुरा लिए। तेरी माँ उन घुंघरू को ढूंढ रही थी मगर उसे को वो घुंघरू कहीं नहीं मिले और कई साल बाद अभय के पास मिले, क्योंकि अभय ये समझता था कि वो घुंघरू उसकी माँ के हैं। इसलिए तुम दोनों के बीच उस दिन झगड़ा हुआ था और अनिरुद्ध ने तुझ पर हाथ उठाया। देवव्रत ने आयशा को जब घुंघरू वाक्य याद दिलाया तो उसे थोड़ा थोड़ा यकीन होने लगा। देवव्रत ने आगे कहना शुरू किया, गीतांजलि को मंजीत से बहुत सारी परेशानियाँ थीं, क्योंकि अधिराज शादी के बाद भी मंजीत से ही खुल के अपनी बातें शेयर किया करता था। वो दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त हैं आज भी। देवव्रत की बात को बीच में ही काटते हुए आयशा बोली, दादू दीपिका माम की शादी कैसे हुई पापा के साथ? बेटा, कायदे से दीपिका की शादी अधिराज के साथ तय हुई थी, मगर अधिराज को कोई और लड़की पसंद थी, इसलिए जानकी ने दीपिका को फुसलाकर कनाडा भेज दिया ताकि अधिराज अपनी पसंद की लड़की से शादी कर सके। मगर इतना कहकर देवव्रत चुप हो गए तो आयशा उत्सुक होकर बोली, मगर मगर क्या? बोलिए ना दादू। मगर मेरे बेटे की किस्मत को कुछ और मंजूर था। अधिराज जिस लड़की को पसंद करता था उसकी शादी उससे हो ही नहीं पाई। देवव्रत ने उसे जैसे ही ये बात बताई तो उसे अधिराज के लिए बुरा महसूस हुआ, मगर उसके मन में वापस एक और सवाल जाग उठा। वो बोली, पापा की शादी उस लड़की से क्यों नहीं हो पाई थी? क्या वो लड़की शादी से भाग गई थी? नहीं नहीं बेटा, वो लड़की भागी नहीं थी। वो लड़की तो अधिराज से बहुत प्यार करती थी, मगर उन दोनों के बीच में गीतांजलि आ गई। गीतांजलि ने उस लड़की को बेहोश कर दिया था और उसका जोड़ा पहनकर अधिराज के बगल में बैठ गई थी मंडप पर। जब तक उस लड़की को होश आया तब तक अधिराज की शादी गीतांजलि से हो चुकी थी और इन सब में गीतांजलि का साथ जानकी और आराध्या ने दिया था। देवव्रत ने जैसे ही आयशा को यह बात बताई तो उसके मन में गीतांजलि, जानकी और आराध्या के लिए नफरत बढ़ गई थी। एपिसोड 140 टू बी कंटिन्यूड। लेकिन दादू, दादी साहब और आराध्या बुआ को उस लड़की से परेशानी क्या थी? मतलब अगर दादी साहब को वो लड़की पसंद नहीं थी तो उन्होंने उसके लिए हाँ क्यों किया? आयशा ने और ज़्यादा क्यूरियस होकर पूछा तो देवव्रत ने उसे जवाब दिया, जानकी को वो लड़की कभी भी पसंद नहीं थी। उसे तो हमेशा से ही गीतांजलि पसंद थी मेरे अधिराज के लिए। वो ये बात बहुत अच्छे से जानती थी कि अधिराज गीतांजलि के लिए कभी हाँ नहीं करेगा, इसलिए उसने उस लड़की का इस्तेमाल किया अधिराज की शादी गीतांजलि के साथ करवाने के लिए। ओहो, ये दादी साहब तो सच में जल्लाद मामा जी की बहन निकली। इन्होंने तो अपनी ज़िद पूरी करने के लिए उस बेचारी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी और अब वो मेरे पीछे पड़ गई हैं। वो मुझे और अभय को भी शांति से नहीं रहने देती हैं। उनसे ना अच्छाई का झूठा नकाब ज़्यादा देर तक नहीं पहना जाता है। आयशा ने बेधड़क बेझिझक देवव्रत के सामने जानकी के लिए इतना कुछ कह गई, मगर वो उसे एक शब्द नहीं बोला और न ही उन्होंने आयशा को डांटा जानकी के लिए बुरा कहने के लिए। चिंता मत कर तू बेटा, तेरे सिर पर हमारा हाथ है। हमारे होते हुए थारे को और अभय को कोई अलग ना कर सके, ये हमारा वादा है थारे से। देवव्रत ने आयशा को आश्वासन दिया तो उसने थोड़ी सी राहत भरी सांस ली। वैसे दादू सा, वो लड़की कहाँ होगी अब? आयशा ने अचानक से देवव्रत से उस लड़की के बारे में पूछ लिया तो वो उसे कोई जवाब नहीं दे पाए। बोलिए ना दादू, क्या हुआ फिर उस लड़की का? आयशा ने देवव्रत को फोर्स करने लगी तो फाइनली देवव्रत ने उसे उस लड़की के बारे में बताने का फैसला किया। वो बोले, बेटा उस लड़की की शादी किसी बहुत 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 बड़े बिजनेसमैन के साथ हो गई। उसके 4 बच्चे हैं, 2 बेटे 2 बेटी। बहुत प्यारे बच्चे हैं उसके, मुझे अपने दादा से भी बढ़कर मानते हैं वो बच्चे। ओह ऐसी बात है, मैं मिलना चाहूँगी उनसे, क्या आप मुझे भी मिलवाएंगे उनसे? आयशा ने देवव्रत से ज़िद करना शुरू कर दिया तो वो मान गए उसे उस लड़की से मिलवाने के लिए। जब मैं इंडिया आऊँगा तो तुझे उस लड़की और उसके परिवार से ज़रूर मिलवाऊँगा। देवव्रत ने आयशा को वादा किया और उससे बोले, बहुत हो गई ये बातें, अब एक काम कर, तुम्हारे लिए एक कप कड़क चाय बना ला। देवव्रत ने जानबूझकर उससे ऐसा कहा ताकि वो उससे अब और कोई सवाल जवाब ना कर पाए। कुछ ही देर में शॉपिंग करके अभय, कीर्ति चाची और दोनों बच्चे वापस घर आ गए। वो लोग अपने साथ साथ बाकी सबके लिए भी गिफ्ट्स ले आए।
बोले तो देवव्रत, अविनाश और आयशा के लिए। इतनी ही देर में आयशा देवव्रत के साथ साथ सबके लिए चाय बना लाई। प्रीति और श्रुति अपने अपने टॉयज ड्रेसेस देवव्रत और अविनाश को दिखाने लगी। सभी को गिफ्ट्स देने के बाद एक और बैग बच गया तो अविनाश ने पूछा, कीर्ति ये वाला गिफ्ट किसके लिए लिया है तुमने? उस गिफ्ट को के पैकेट को अपने हाथ में उठाकर कीर्ति ने आयशा को अपने पास बिठाया और बोली, भाई तुम्हारी शादी में तो हम लोग मौजूद थे नहीं, इसलिए हमारी तरफ से बहू को कोई गिफ्ट नहीं मिला था, इसलिए मैं हमारी बहू के लिए गिफ्ट लेके आई हूँ। कीर्ति ने वो गिफ्ट बॉक्स आयशा के हाथ में थमा दिया। देवव्रत को कीर्ति पर गर्व महसूस करते हो रहा था। वो उस पर गर्व महसूस करते हुए बोले, ये है मेरी समझदार बहू। मुझे पता था कि कीर्ति हमारी पोता बहू को खाली हाथ विदा नहीं करेगी। अरे बाबा साहब, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? आयशा मेरी भी तो बहू है, हमें भी तो हमारे फ़र्ज़ निभाने होंगे बहू और बेटे के लिए। कीर्ति आयशा के सिर को सहलाते हुए बोलती, थैंक यू चाची। आयशा बड़ी सी मुस्कान के साथ बोली तो कीर्ति ने उसे एक साइड हक कर लिया। दादू अब हम चलते हैं, मम्मी पापा हमारा वेट कर रहे होंगे, अभय बोला। और फिर वो दोनों सबसे गले मिलकर वहाँ से चले गए। कुछ ही देर में आयशा और अभय वो दोनों हॉस्पिटल वापस लौट गए। अमन काफ़ी गहरी नींद में सो रहा था। सायशा अपने केबिन में थी और करण किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसे पता ही नहीं चला कि राजवीर काफ़ी देर से उसे ही घूरे जा रहा था। करण का ऐसा अजीब सा बिहेवियर देखते ही राजवीर समझ गया कि करण उन सब से अपना दर्द छुपा रहा है मगर किसी से कह नहीं पा रहा है। अमन की तबीयत ख़राब होने की वजह से कोई भी करण की तरफ ध्यान ही नहीं दे पा रहा था, मगर राजवीर उसे अच्छे से समझ चुका था अब तक। राजवीर ने करण के कंधे पर हाथ रखा तो करण अपने ख्यालों से बाहर आया। करण की नम आंखों को देख राजवीर समझ गया कि वो बेचारा किसी बहुत बड़े दर्द से गुजर रहा है मगर बोल नहीं पा रहा है। उसका सिर अपने कंधे पर रखते हुए वो करण से बोला, आंसू छुपाने से कुछ नहीं होता है बेटा, दर्द बांटने से कम होता है। तू मुझे बता क्या हुआ है, मैं तुझे हर सिचुएशन से मैं सपोर्ट करूँगा, आई प्रॉमिस। राजवीर का प्यार देखकर फाइनली करण की आंखों से आंसू बह गए। रोते हुए बोला, वो धोखेबाज निकली पापा, वो धोखेबाज निकली, वो दामिनी धोखेबाज निकली। उसका किसी और के साथ अफेयर चल रहा है, वो मुझे प्यार नहीं करती है। ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है हमेशा? करण का टूटा हुआ दिल देखकर राजवीर का दिल बहुत ज़्यादा दुखा, मगर खुद को संभालते हुए वो करण से बोला, बी स्ट्रॉन्ग, जो आपकी किस्मत में होता है वो होकर ही रहता है और जो आपकी किस्मत में नहीं होता है वो आपके पास होकर भी आपसे बहुत दूर चला जाता है। ऑलवेज रिमेंबर दैट मेरे बच्चे। अपने पिता की सिखाई बात को ध्यान में रखकर अब करण काफ़ी अच्छा महसूस कर पा रहा था। वो हल्का सा मुस्कुराया और अपने पिता के गले से लग गया। वहीं इंडिया में अनिरुद्ध अपने केबिन में बैठा हुआ था, लैपटॉप पर काम कर रहा। तभी केबिन का डोर ओपन हुआ और सारिका अंदर आ गई और एकदम अनिरुद्ध के नज़दीक आके खड़े होकर बोली, सारिका बोली, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है हमारे बारे में। मगर अनिरुद्ध ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, वो अभी भी अपने लैपटॉप पर काम करने में ही बिजी था। अनिरुद्ध का यूँ सारिका को इग्नोर करना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उसे गुस्सा आ गया और गुस्से से उसने अनिरुद्ध का लैपटॉप की स्क्रीन ज़ोर से पटक दिया, जिस वजह से स्क्रीन पर स्क्रैचेस आ गए। नाउ गेट लॉस्ट, ये बोल वो वहाँ से पैर पटक कर चली गई। एपिसोड 141। सारिका के वहाँ से चले जाने के बाद अनिरुद्ध अपनी जगह पर ही जम सा गया। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो सारिका की इस हरकत पर कैसे रिएक्ट करे। व्हाट द हेल, इसकी हिम्मत कैसे हुई अपना गुस्सा मेरे लैपटॉप पर दिखाने की? कुछ ज़्यादा ही सिर चढ़ गई है ये मेरे, इसको ट्रीटमेंट देना पड़ेगा मुझे अब। अनिरुद्ध गुस्से से बड़बड़ाया। उसने अपनी पॉकेट से फ़ोन निकाला और बिल्डिंग के मेन एंट्रेंस पर खड़े वॉचमैन को कॉल करके सारिका को रोकने के लिए कहा। बिल्डिंग के नीचे सारिका वॉचमैन से झगड़ने लगी कि वो उसे जाने दे, मगर अनिरुद्ध के ऑर्डर के आगे वॉचमैन किसी का भी ऑर्डर नहीं मान सकता था। अंत में सारिका का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया। उसने उस बुज़ुर्ग वॉचमैन को एक ज़ोरदार चांटा जड़ दिया और ज़ोर से उसे नीचे धक्का देकर वहाँ से चली गई। इतने में वहाँ पर अनिरुद्ध भी पहुँच गया। उस बुज़ुर्ग वॉचमैन को अपने गाल पर हाथ रखे और नीचे फर्श पर गिरा देख वो उसके पास गया और उसे उठाते हुए उससे बोला, ये कैसे हुआ? किसने किया आपके साथ ऐसा? नहीं साहब, किसी ने नहीं,
वॉचमैन ने अनिरुद्ध से झूठ बोला क्योंकि वो सारिका को बहुत अच्छे से जानता था कि वो उसके मालिक की गर्लफ्रेंड है। इसलिए वो सारिका की बदतमीज़ी के बारे में अनिरुद्ध को बताकर सारिका से प्रिय की दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता था। मगर तभी वहाँ पर अनिरुद्ध का ड्राइवर आ गया और उसने सारिका की बदतमीज़ी के बारे में अनिरुद्ध को बता दिया, जिसे सुनकर अनिरुद्ध का खून खौल उठा। उसने अपनी पॉकेट से फ़ोन निकाला और एक नंबर डायल किया। 4 रिंग के बाद वो कॉल किसी ने पिक किया तो अनिरुद्ध ने उससे कहा, हाईवे से एक वाइट कलर की गाड़ी अभी गुजरेगी, उस गाड़ी में एक लड़की बैठी होगी, उसे उठा लो वहाँ से। ये बात बोल अनिरुद्ध ने फ़ोन काट दिया। कुछ ही देर में अनिरुद्ध अपने प्राइवेट सीट पर पहुंचा जहां सारिका को चेयर पर बांधा हुआ था। अनिरुद्ध को देखते ही सारिका मासूम सी शक्ल बनाते हुए उससे बोली, अच्छा हुआ बेबी कि तुम आ गए। इन लोगों ने मुझे। सारिका अपनी बात पूरी भी नहीं करवाई कि अनिरुद्ध ने उसे एक ज़ोरदार थप्पड़ जड़ दिया। वो थप्पड़ इतना तेज़ था कि सारिका के कपड़े ख़राब हो गए, उसके कान एकदम सुन पड़ गए, सिर घूमने लगा, आंखों से साइलेंट टीयर्स बहने लगे। दर्द हुआ? अनिरुद्ध ने उसके बालों को ज़ोर से खींचते हुए उससे पूछा, मगर वो कोई जवाब देने की हालत में नहीं थी इस वक्त। क्या हुआ? थप्पड़ इतनी ज़ोर से लग गया क्या कि तुम्हारी आवाज़ भी चली गई? आंसर मी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गुलशन पर हाथ उठाने की? यही संस्कार दिए हैं तुम्हारी माँ ने तुम्हें, बड़े बुजुर्गों पर हाथ उठाना? क्या तुम अपने घर पर भी अपनी माँ और पिता पर ऐसे ही हाथ उठाती हो? इस बार अनिरुद्ध ने ज़ोर से सारिका के चपड़े को जकड़ते हुए उससे पूछा, हनी बेबी, तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो? डोंट यू लव मी? सारिका अब अनिरुद्ध को इमोशनली ब्लैकमेल करने लगी, मगर उस पर सारिका के इमोशनल ब्लैकमेल का कोई असर नहीं पड़ा। अनिरुद्ध ने एक शब्द में ही सारिका को अपना फैसला सुना दिया, जिसके बाद वो एकदम सुन पड़ गई। नो, आई डोंट लव यू। यू गॉट इट? आई डोंट लव यू। तुम जैसी बदतमीज लड़की से प्यार करना मेरी लाइफ की बिगेस्ट मिस्टेक थी। अरे जब तुम अपने गुस्से में आगे किसी बुज़ुर्ग को कुछ नहीं समझती हो तो मेरे घर के बड़े बुज़ुर्गों को क्या ही इज्जत होगी, उन्हें भी इसी तरह थप्पड़ लगा दोगी बात बात पर। अनी, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं इतना कहकर वो चुप हो गई क्योंकि उसके पास अपनी सफाई देने के लिए कोई शब्द बचे ही नहीं थे। अनिरुद्ध को सारिका की बकवास सुनने में ज़रा सी भी दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वो वहाँ से जाने लगा। लेकिन तभी सारिका बोली, मेरे पापा मेरी शादी करवा रहे हैं, तुम प्लीज़ कुछ करो, हम भागकर शादी कर लेते हैं। सारिका की बात सुनकर अनिरुद्ध ज़ोर से हंस पड़ा और फिर बोला, कान की कच्ची हो क्या तुम? सुनाई नहीं दिया क्या तुम्हें? मैंने अभी क्या कहा तुमसे कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा? जब तुम मेरे ऑफिस से वॉचमैन के साथ बदतमीज़ी कर सकती हो तो मेरी फैमिली के साथ भी बदतमीज़ी कर सकती हो। और अभी थोड़ी देर पहले क्या किया तुमने? गुस्से में मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पटक दी। तुम गुस्से में अपना नुकसान तो करती हो, साथ में दूसरों का भी नुकसान करती हो। सो आई एम सॉरी, आई कांट मैरी यू। अनिरुद्ध के धोखे से सारिका बिखर सी गई। वो एक वीक स्माइल के साथ बोली, हाँ, अब तुम्हें कोई और पसंद आ गई होगी, है ना? इसलिए अब तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो और बहाना मेरे गुस्से को बना रहे हो। आ गई होगी तुम्हें पसंद वो गायत्री या फिर वो झोला छाप डॉक्टर साइशा, है ना? साइशा के लिए झोला छाप डॉक्टर सुन अनिरुद्ध ने हवा में हाथ उठाया सारिका को मारने के लिए, लेकिन वो फिर से रुक गया और बोला, तुम खुद तो कुछ हो नहीं, दूसरों की मेहनत के लिए तुम ऐसे बोलती हो। साइशा को भी मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ और तुम्हें भी। गायत्री का तो किसी से कोई मैच ही नहीं है क्योंकि वो खुद तुम्हारे जैसी है। अपने बाप के पैसों पर ऐश करना यही सिखाया है तुम्हारी माँ ने तुम्हें और गायत्री के माँ बाप ने उसे। अमीर बाप की औलाद तो वो साइशा भी है, लेकिन अपनी खुद की पहचान है उसकी, जिसे तुम झोला छाप कह रही हो ना। लंदन की जानी मानी ट्रेनिंग डॉक्टर है वो, समझी? इसलिए दूसरों पर उंगली उठाने से पहले तुम अपनी गिरबान में झांक के देखो कि तुम खुद क्या हो। अनिरुद्ध को यूँ साइशा का पक्ष लेते हुए देख सारिका से बर्दाश्त नहीं हुआ। अपने अहंकार में चूर होकर वो बोली, ओह, तो अब तुम्हें उस साइशा में इंटरेस्ट आ गया है ना? तभी तो तुम उसके नाम की कुछ ज़्यादा ही माला जप रहे हो। ऊपर से वो तुम्हारी भाभी की बहन हो गई तो तुम्हें अपनी भाभी को भी तो खुश रखना होगा। साइशा से शादी करके तुम उस आयशा की बहन को उसकी देवरानी बना दोगे, इसलिए मैं भाभी भी खुश और तेवर भी खुश। वाकई में दोनों बेदी सिस्टर्स दिमाग से चलती हैं। बड़ी बहन ने राठौड़ खानदान के बड़े बेटे को फंसा लिया और छोटी बहन ने राठौड़ अंशन के छोटे बेटे को फंसा लिया। अनिरुद्ध को सारिका की बकवास सुनने में अब ज़रा से भी इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो वहाँ से चला गया। अनिरुद्ध के आदमियों को कॉल आया
के कॉल आया तो उन्होंने सारिका को भी आज़ाद कर दिया। वहीं लंदन में अमन अब रिकवर हो चुका था पूरी तरह से, इसलिए उसे डिस्चार्ज कर दिया गया। राजवीर और करण अमन को बेदी मेंशन ले आए। मंजीत और दीना आयशा और सायशा से भी काफ़ी बेसब्री से उन तीनों का वापस लौटने का इंतज़ार कर रहे थे। बाहर गाड़ी का हॉर्न सुनते ही वो चारों समझ गए कि राजवीर और करण अमन को ले आए हैं। भैया आ गए, वो दोनों एक्साइटेड होकर बोली। दरवाजे के पास भागी और दरवाज़ा खोला तो सामने वो तीनों खड़े थे। मम्मी जल्दी आओ ना, भैया की आरती उतारने के लिए, सायशा उत्साह भरी आवाज़ में बोली। मंजीत मुस्कुराते हुए दरवाजे पर आई, आरती की थाल लिए। अमन की आरती और नज़र उतारने के बाद वो उसे अंदर ले आए और फिर अमन को सोफे पर आराम से बैठा दिया। अमन, नम्रता इंडिया क्यों गई है? मंजीत ने उससे पूछा, मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। तभी आयशा बोली, भैया पर और हम सब पर के खिलाफ झूठा केस फाइल करवाने के लिए गई है वो वहाँ। आयशा की बात सुनकर मंजीत, दीदा, राजवीर, करण और सायशा इस सब हैरान रह गए, सिवाय अमन को, क्योंकि आयशा उसे ये बातें हॉस्पिटल में ही बता चुकी थी। क्या झूठा केस हमारे खिलाफ? लेकिन क्यों? हम सब ने क्या किया है जो हमारे खिलाफ केस दर्ज करवाने के लिए इंडिया चली गई? मंजीत काफ़ी डर चुकी थी, मगर अमन अपनी माँ को तसल्ली देते हुए बोला, माँ रिलैक्स, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप घबराओ मत, वो सब हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। और फिर हमारी वकील साहिबा तो हमारे साथ है ही हमारे घर में, इसने पहले से ही सारी तैयारी कर ली है उस नम्रता को सबक सिखाने के लिए। लेकिन तुम लोगों को कैसे पता लगा कि नम्रता के इस कदम के बारे में? दीदा ने पूछा तो आयशा ने जवाब दिया, मुझे हॉस्पिटल में मेरी दोस्त अंजलि का कॉल आया था, उसने मुझे ये सब बताया। क्योंकि जिस टाइम नम्रता हमारे खिलाफ केस दर्ज करवा रही थी उस टाइम अंजलि वहाँ किसी की बिल करवाने गई थी, तब जाकर उसे पता चला और उसने तुरंत मुझे कॉल करके इन्फॉर्म कर दिया नम्रता की हरकत के बारे में। भला हो उस कुड़ी का जो उसने वक्त रहते तुझे सब बता दिया, नहीं तो उस नम्रता ने तो वहाँ इंडिया में हमारे लिए इतना बड़ा स्यापा खड़ा कर रखा था। दीदा ने राहत की सांस लेते हुए कहा। वहीं अब मंजीत को पंडित की बात बताई हुई हर बात पर यकीन होने लगा। वो अपने मन में उस दिन को कोस रही थी जब उसने नम्रता को अपने बेटे अमन के लिए पसंद किया था। तो हमें कल ही इंडिया जाना होगा ताकि हम नम्रता के खिलाफ सबूत तैयार कर सकें, आयशा बोली। मगर तभी मंजीत बोली, लेकिन नीनी, अगर वो नम्रता चंडीगढ़ वाले मैंशन में घुसकर अपने खिलाफ सारे सबूत मिटा चुकी होगी तो हम क्या करेंगे? आप फिक्र मत करो मम्मी, मैं नीरज से कहकर पूरे मेंशन के चारों ओर सिक्योरिटी गार्ड्स लगवा दिए हैं ताकि नम्रता मेंशन में ना घुस सके, अमन ने कहा। तो सबने राहत की सांस ली, मगर अभी भी कहीं ना कहीं सबको डर लग रहा था। सबको डर था कि वो लोग जल्द से जल्द इंडिया पहुँचे और नम्रता को सबक सिखा सकें। चलो अब चिंता मत करो, तुम सब भूख लगी होगी, खाना लगा दो, राजवीर के स्वर में बोला और अपने कमरे में चला गया। आयशा और सायशा मंजीत की मदद करने की लगी। कुछ ही देर में राजवीर फ्रेश होकर नीचे आ गया और शांति से डिनर करने लगा। नीनी एक रोटी दी मुझे। राजवीर ने रोटी मंजीत से ना मांगकर आयशा से मांगी तो सब समझ गए कि राजवीर का गुस्सा और नाराज़गी मंजीत के लिए बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं मंजीत की ही वजह से ये सब हो रहा था आज। आपको दूँ मैं रोटी? आयशा ने दीदा से पूछा और फिर अपने भाइयों को भी। सबने लंच कर लिया था। राजवीर हॉल में बैठकर मैच देख रहा था। तभी डोरबेल बजी। मंजीत भागकर दरवाज़ा खोलने के लिए गई तो उसने देखा कि दरवाजे पर अभय, देवव्रत, अविनाश और कीर्ति खड़े थे। आइए, मंजीत ने उन लोगों को अंदर आने के लिए कहा। राजवीर ने मैच बंद कर दिया। अमन भी वहाँ सोफे पर ही बैठा था। देवव्रत ने अमन से पूछा, अब कैसे हो बेटा तुम? जी, अब मैं पहले से बिल्कुल ठीक हूँ, अमन ने जवाब दिया। किसी के भी पास कुछ बात करने के लिए था ही नहीं तो अभय ने राजवीर से पूछा, पापा, आयशा और बाकी सब कहाँ हैं? नीनी और बाकी सब ऊपर वाले रूम में हैं, जाओ मिल लो जाके, राजवीर ने जवाब दिया तो अभय मंजीत के साथ ऊपर वाले रूम में चला गया। आयशा और सायशा, करण और दीदा ये चारों कैरम खेल रहे थे इस वक्त। नीनी, अभय आया है, मंजीत बोली उससे, मगर उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं था। वो इतनी बिजी थी इस वक्त अपना कैरम खेलने में। मैं रानी हूँ, रानी मैं ही जीत के लेके जाऊंगी, आयशा बोली तो करण बोला, मैं राजा हूँ तो रानी मेरी हुई। उन दोनों की बातों को इग्नोर करके सायशा बोली, लड़ते रहो दोनों। ये बोल सायशा ने एक होल में रानी डाल दी और दूसरे होल में वाइट वाली गोली, और इसी के साथ करण की टीम जीत गई।
करण ने सायशा के साथ हैंडशेक करते हुए कहा, क्योंकि वो दोनों एक टीम में थे और आयशा और दीदा एक टीम में। अरे यार कोको, तू बहुत बुरी है, आयशा मायूस होकर बोली। वहीं दीदा ने अपनी पोटली खोली और उसमें से 500 के 2 नोट निकाले। ये ले कोको, ये 500 तेरे, और करण पुत्र ये 500 तेरे। दीदा ने बड़ी चालाकी से उन दोनों को अपना और आयशा का पीछा छुड़वा दिया, उन दोनों से अपना पीछा छुड़वा लिया। दीदा की चालाकी देखकर अभय और मंजीत की हंसी छूट गई। दीदा, ये 500 रुपये का ज़माना चला गया है। अब हम बड़े हो गए हैं, कम से कम एक बंदे को 10,000 दो, सायशा बोली। और करण उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगा। ले, मैं कोई कमाती हूँ जो तू एक बंदे से 10,000 मांग रही है? अपने पियो मलाल मांग। दीदा वहाँ से उठकर जाने लगी और आयशा उनके पीछे पीछे। करण और सायशा ने उसे घेर लिया और बोले, दीदा तो बच गई, तू कहाँ जाएगी बच के? निकाल 1 लाख रुपए निकाल। 20,000 से अब सीधा 1 लाख हो गए आपके? आयशा हैरानी से बोली तो खिसक खिसक कर अपनी माँ के पल्लू में जाकर छुप गई। मम्मी बचा लो प्लीज़। आयशा छोटे बच्चों की तरह अपनी आवाज़ बनाते हुए बोली तो मजीद मुस्कुराते हुए करण और सायशा को नहीं का इशारा करने लगी। अच्छा चल ठीक है, 20,000 ही दे दे, सायशा बोली। तो आयशा का रिएक्शन को देखकर सबकी हंसी छूट गई। है सच्ची? अभी देती हूँ तुझे मैं 20,000। आयशा ने अपने फ़ोन से तुरंत दोनों को पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। तभी उसकी नज़र अभय पर पड़ी। वो बोली, तुम कब आए? जब तुम रानी के लिए लड़ाई थी तब मम्मी ने कहा था तुमसे कि मैं आया हूँ, मगर तुम्हारा कोई रिस्पॉन्स नहीं था। ओह अच्छा ठीक है, चलो नीचे चलते हैं, चलकर चाय पियेंगे सब साथ में। बोलते बोलते आयशा कमरे से बाहर जाने लगी और बाकी सब उसके पीछे पीछे। तो अभय बोला, तुम्हारे हाथ की चाय पियेंगे ना हम सब आज? मेरे दादू चाचू और चाची भी आए हैं। हाँ हाँ ठीक है, मैं बनाती हूँ चाय। आयशा की टोन काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल सुनाई दे रही थी। वो सीढ़ियों से नीचे आई और सबसे मिलकर किचन में चली गई अपनी माँ के साथ। किचन में आयशा चाय बनाने की तैयारी कर रही थी। इतने में मंजीत ने ट्रे में नाश्ता रख दिया। वो आयशा से बोली, नी मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं वो नम्रता क्या करेगी, उसने तो हम सब पर झूठे आरोप लगवा दिए हैं। मम्मी आप चिंता मत करो ना, हमने कुछ गलत नहीं किया है। जिसने गलत किया है डरेगा वो, नम्रता डरेगी, उसका परिवार डरेगा। और वैसे भी उसने जो हम लोगों पर झूठे आरोप लगाए हैं ना, वो उसे साबित करने होंगे पहले। आयशा मंजीत को अपनी हिम्मत दे रही थी ताकि वो सब से काम ले और बेवजह ना डरे। चाय लेकर आयशा और मंजीत बाहर हॉल में पहुँचे। सबके सब शांति से बैठे हुए थे, कोई भी एक दूसरे से कुछ बात ही नहीं कर रहा था। तभी आयशा अभय से बोली, हम सब कल इंडिया जा रहे हैं, तुम चल रहे हो साथ? आयशा की बात सुन देवव्रत बोले, लेकिन बेटा अभी तो तेरे भाई अमन की तबीयत पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुई है, फिर इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो तुम लोग? अभी कुछ टाइम और रुक जाओ। तभी राजवीर बोले, जाना ज़रूरी है हमारा, दरअसल हमारी बहू ने हमारे लिए वहाँ इंडिया में एक सरप्राइज़ प्लान किया हुआ है, तो हम भी उसे सरप्राइज़ देने वाले हैं। राजवीर की बात सुनकर देवव्रत बोले, कायदे से तो आपकी बहू को यहाँ होना चाहिए था आपके बेटे का ध्यान रखने के लिए, तो वो इंडिया क्यों गई है? देवव्रत की बात सुनकर राजवीर हंसने लगा और बोला, अरे मैं कह तो रहा हूँ आपसे, बहू रानी ने हमारे लिए सरप्राइज़ प्लान किया हुआ है, इसलिए हमें जाना पड़ रहा है। सरप्राइज़? कैसा सरप्राइज़ भाई साहब? कीर्ति ने पूछा। तो राजवीर ने जवाब दिया, हमारी बहू रानी ने हम पर झूठा केस कर दिया है कि हम उसके साथ मारपीट करते हैं, उसे प्रताड़ित करते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस और दहेज का आरोप लगाया है उसने हम पर। राजवीर की बात सुनकर अभय, कीर्ति, अविनाश और देवव्रत ये चारों हैरान रह गए। तभी अभय के दिमाग में हॉस्पिटल वाला वो कॉल आया, तो वो समझ गया कि आयशा की दोस्त अंजलि ने उसे उन सब के बारे में बताया होगा, मगर उसे इस बात का बहुत बुरा लगा कि आयशा ने उसे नम्रता के केस के बारे में कुछ नहीं बताया। किसी के भी पास शब्द ही नहीं थे कि वो लोग बोले क्या अब। ठीक है तो कल चलते हैं, अभय ने कहा। तो आयशा हल्का सा मुस्कुराती। कुछ देर बातें करने के बाद देवव्रत, कीर्ति और अविनाश अपने घर वापस चले गए, सिवाय अभय के, क्योंकि उसे भी अगले दिन इंडिया जाना था बेदी फैमिली के साथ, इसलिए तो आज वो मेंशन में ही रुक गया था। आयशा अपने कमरे में बैठी फाइलिंग कर रही थी। तभी अभय रूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गया। क्या हुआ बेबी, तुम इतने गुस्से में क्यों घूर रहे हो मुझे? आयशा ने बिना उसकी तरफ देखे उससे पूछा। तुम्हें कैसे पता कि मैं तुम्हें गुस्से से घूर रहा हूँ?
वह उसके पास बैठते हुए उससे बोला, अरे मैं सेंस कर लेती हूँ अपने आसपास हर चीज़ को, इसलिए मुझे पता चल गया कि इस वक्त तुम बहुत गुस्से में हो। आयशा काफ़ी इतरा रही थी। अभय का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। उसने आयशा के हाथ से फाइलर छीन लिया और बोला, क्या मैं तुम्हारे लिए ज़रा सा भी मैटर नहीं करता हूँ? तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? मैं भी तो कह सकती हूँ तुमसे ये बात कि क्या मैं तुम्हारे लिए ज़रा सी भी मैटर नहीं करती हूँ? आयशा ने पलटकर उससे कहा, तो उसने जवाब दिया, ऑफ कोर्स तुम मेरे लिए मैटर करती हो। नहीं, नहीं करती मैं तुम्हारे लिए मैटर, क्योंकि तुमने ही तो कहा था कि तुम्हारी माँ अगर आज ज़िंदा होती तो वो तुम्हारे लिए तुम्हारी पहली प्रायोरिटी होती। इट मीन्स तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए मुझसे ज़्यादा मैटर करती। तो मेरे लिए भी मेरी फैमिली मेरी पहली प्रायोरिटी है। मेरी फैमिली होगी ना तुम, क्योंकि तुम होंगे। जो जगह तुमने मुझे अपनी ज़िंदगी में दी है वही जगह तुम्हारे लिए मेरी ज़िंदगी में होगी। अभय, आयशा ने अभय की आंखों में आंखें डालते हुए ये सब बातें कही। यार तुम कहाँ की बातें कहाँ जोड़ रही हो? अब मेरी माँ की बात अलग है और यहाँ पर इस वक्त ये बात चल रही है कि तुमने नम्रता के बारे में मुझे नहीं बताया कि उसने तुम्हारी फैमिली पर केस कर दिया है। दोनों ही बातें बहुत अलग हैं आयशा। अब आयशा को अपनी बात समझाने की कोशिश करने लगा, मगर वो तो उसे सुनना ही नहीं चाह रही थी। इतने में रूम के दरवाजे पर नॉक हुआ तो आयशा ने उस अंदर आने को बोल दिया। सायशा कमरे के अंदर दाखिल हुई और आयशा से बोली, दीदा मैं और मम्मी शॉपिंग करने जा रहे हैं, तू चल रही है हमारे साथ? हाँ चल रही हूँ, तू चल मैं तैयार होकर आती हूँ। आयशा ने सीधा सा जवाब दिया और वॉशरूम चली गई फ्रेश होने। थोड़ी ही देर में आयशा और अभय नीचे हॉल में आ गए। मंजीत, दीदा और सायशा पहले ही रेडी होकर बैठे हुए थे। तुम चलोगी साथ? शॉपिंग बैग पकड़ने के लिए कोई तो हमें चाहिए होगा ना साथ में। तुम पकड़ लेना हमारा बैग। आयशा ने अभय के साथ चलने का ऑफ़र दिया, मगर उसने जाने से साफ मना कर दिया। उनके जाने के बाद अभय वापस रूम में जाने लगा, मगर अमन ने उसे रोक दिया और अमन अपने पास बैठने को कहा। तेरे और नीनी के बीच में कोई प्रॉब्लम चल रही है क्या? अमन ने उससे पूछा, मगर अभय ने अपना सिर नाम हिलाकर जवाब दिया। तुझे मैं बहुत सालों से जानता हूँ और मेरी बहन नीनी, उससे तो मैं अपनी गोद में खिलाया है, इसलिए तू मुझसे झूठ नहीं बोल सकता और ना ही नीनी मुझसे झूठ बोल सकती है। अब तू बता बात क्या है असल में। अमन की बात में आवाज़ में काफ़ी कड़क थी, इसलिए अभय ने उसे ताना मारते हुए कहा, तो तेरी बहन ने तुझे सब कुछ बता ही दिया? हाँ, नहीं, उसने मुझे कुछ नहीं बताया है। उसके सिर पर लगी चोट से मैं समझ गया हूँ कि ज़रूर तुम दोनों के बीच की लड़ाई हुई है। मुझे अपनी दोनों बहनों से कुछ पूछने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है कभी। मैं अपनी बहनों की हरकतों से ही समझ जाता हूँ कि उन दोनों की ज़िंदगी में क्या नया तूफ़ान आया है। अमन ने अभय को समझाया तो वो चुप हो गया। तेरी बहन की तरफ से लड़ाई होगी, मेरी तरफ से तो नहीं है। तेरी बहन को हर चीज़ में प्रॉब्लम रहती है, किसी से प्रॉब्लम रहती है। वो मुझे अब काफ़ी इमेच्योर लगने लगी है। मैं तो उसे काफ़ी समझदार समझता था, लेकिन वो तो हर किसी से जलन रखती है, यहाँ तक कि मेरी मासा से भी। जलनखोर है वो एक नंबर की। तुम लोगों ने बहुत बिगाड़ा हुआ है उसे। अभय को आयशा के ऊपर अब एक खुंदक आने लगी थी। उस पर काफ़ी गुस्सा आने लगा था उसकी हरकतों को देखकर। तो इतना कुछ बोल गया है उसके लिए, वो भी मेरे सामने। मेरी बहन का पति है ना तू, इसलिए मैं तुझे बख्श रहा हूँ अभय, वरना मैं तुझे ज़िंदा नहीं छोड़ता। और क्या कहा तूने अभी? मेरी बहन को समझदार समझता तू? अरे समझदार तो हम भी तुझे समझते थे, मगर तू तो गद्दार और धोखेबाज निकला। तुझे ये तो दिखा कि मेरी बहन किसी और से जलती है, मगर तूने एक बार वजह जानने की कोशिश नहीं करी कि वो ऐसा करती क्यों है। तूने कभी उसे समझने की कोशिश ही नहीं करी। इसलिए मैं तुझे कहता हूँ कि मेरी बहन के लिए तू परफेक्ट मैच नहीं है। अमन ने अभय को इतना कुछ सुना दिया कि वो कुछ बोलने की हालत में नहीं बचा था। इतने में वहाँ पर करण और राजवीर भी आ गए। व्हाट्सअप ब्रो, क्या बात चल रही है? करण ने अमन से पूछा, उसके बिल्कुल बगल में बैठते हुए। कुछ नहीं, हमारे जमाई जी का कहना है कि हमारी बेटी हर किसी से जलन रखती है, यहाँ तक कि इनकी मासा से भी। अमन ने जब जवाब दिया, एक टुक अभय को घूरते हुए। राजवीर ने जैसे ही अमन की बात सुनी तो उसने अपनी पॉकेट से फ़ोन वापस रखा और अमन के बगल में बैठते हुए बोला, किससे जल गई भाई हमारी गुड़िया रानी? हर किसी से। उसे मेरी दादी सास से भी प्रॉब्लम रहती है, मेरी चाची सास से भी प्रॉब्लम रहती है, मेरी बहन अवंतिका से भी प्रॉब्लम रहती है, और अब तो उसे मेरी माँ से भी प्रॉब्लम रहती है। अभय ने जवाब दिया तो राजवीर ने खुद को काम रखते हुए उससे कहा,
तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मेरी बेटी तुम्हारे घर में हर किसी से जलती है? कोई किसी से जलता ही तब है जब उसे इंसान को वो चीज़ ना मिले कि मगर मेरी बच्ची को मैंने सब कुछ दिया है, मेरी बेटी को मैंने हर चीज़ दी है, हर उचित हर ख्वाहिश पूरी करी है उसकी, जो अमीर बाप अपनी बेटी की पूरी करता है, किसी चीज़ की कमी नहीं रखी मैंने उसके लिए। तो फिर मैं तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारे घर की हर औरतों से वो जलती है? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि तुम्हारे घर में किसी ने कुछ ऐसा किया हो जिस वजह से उसे हर्ट हुआ हो, क्योंकि मेरी बेटी कभी किसी से नहीं जलती, उसके पास वो दुनिया की हर चीज़ है जो हर लड़की चाहती है, समझे? राजवीर की बात सुनकर अभय की बोलती एकदम बंद हो गई। मगर अब तभी करण बोला, लेकिन पापा जवाब तो हमें इससे चाहिए है कि इसने हमारी बहन के लिए जलन का शब्द कैसे यूज़ किया, और तब तक हम इसे जाने नहीं देंगे यहाँ से जब तक हमें ये जवाब नहीं देगा। बोलो बेटा, ऐसा क्या हुआ था जिसके बाद तुम्हें ये फील हुआ कि मेरी बेटी हर किसी से जलती है? राजवीर अभय पर जवाब दबाव बनाने लगा, ये जानने के लिए कि आखिर उसने आयशा के लिए जलन का शब्द यूज़ कैसे किया। पापा कुछ दिन पहले मेरी बहन अवंतिका और पुलकित घर आए थे, तो दादी साहब ने उन दोनों के लिए पूजा रखवाई थी, तो आयशा ने इसी बात का इशू बना दिया। उसके बाद उसके टाइम पर पूजा नहीं रखवाई गई थी। अगले दिन मेरी बहन जब घर आई तो उसने आयशा की ड्रेस पसंद आ गई, तो उसने आयशा से वो ड्रेस छीन ली। आपकी बेटी ने उस बात का भी तमाशा बनाती है और गुस्से से घर छोड़कर चली गई। अपने गुस्से का नतीजा आपने देख ही लिया होगा, उसका एक्सीडेंट होते होते बचा है। तो शुक्र है कि मिसेस राठौर उसे फॉलो कर रही थी और उसे टाइम पर हॉस्पिटल ले गई। फिर भी आपकी बेटी बदतमीजियाँ ख़त्म नहीं हुई, मेरे घर वालों के सामने मुझे जलील करने लगी। उसके बाद भी आपकी बेटी मेरी मासा से कंपटीशन रखती है, क्योंकि मेरी पहली प्रायोरिटी मेरी मासा है और दूसरे नंबर पर आपकी बेटी है। इसमें भी वो जलन रखती है कि मेरी मासा मेरी पहली प्रायोरिटी कैसे है। अभय की पूरी बात सुनने के बाद राजवीर, अमन और करण ये तीनों कुछ नहीं बोले। तो अभय बोला, अब आप लोग बताइए, आपकी बेटी के अंदर जलन है या नहीं? नहीं, नहीं है मेरी बेटी के अंदर जलन। अभय, तुमने मुझे 3 केस बताए और उन तीनों केस में तुम गलत हो और मेरी बेटी सही है। जिसे तुम जलन का नाम दे रहे हो वो असल में जलन नहीं होती है, इनसिक्योरिटीज़ होती हैं। नाइंसाफ़ी कहते हैं उसे, भेदभाव कहते हैं उसे। राजवीर ने अभय से कहा तो उसने अपने ससुर को कंफ्यूजिंग लुक दिया। तुमने अभी क्या कहा कि तुम्हारी बहन और पुल की शादी के बाद पहली बार घर आए तो तुम्हारी दादी ने उनके लिए पूजा रखवाई, लेकिन आयशा के टाइम पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो इस बात पर मुद्दा बनाना तो उसके लिए जायज़ था। क्या गलत किया उसने इशू बनाकर? बिल्कुल सही किया उसने। दूसरा, तुमने क्या कहा कि तुम्हारी बहन मेरी बेटी की चीज़ ड्रेस पसंद आ गई तो उसने उसे रख ली। उस टाइम पर तुम कहाँ थे? तुमने रोका क्यों नहीं अपनी बहन को? तुम्हारी बहन की हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से उसकी ड्रेस लेने की? बदतमीज़ अगर मेरी बेटी है ना तो तुम्हारी बहन भी है, कुछ कम नहीं है बदतमीज़ी के मामले में। और रही बात तुम्हारी माँ से चलने की, तो तुम्हारी माँ भी कुछ कम नहीं थी। जब तुम्हारी माँ ज़िंदा थी तब तो वो बहुत लोगों से जला करती थी, इतना जलती थी कि किसी का पूरा परिवार ख़त्म करने का प्लान बना रखा था उसने। इसीलिए मेरी बेटी को इन तीनों ही केसेस में गलत नहीं है, बिल्कुल सही है वो। जितनी नफरत तुम हम लोगों से को दिखाते हो ना, उससे कहीं ज़्यादा नफरत हम लोग तुम्हारी माँ से करते हैं। शुक्र मनाओ कि वो ज़िंदा नहीं है, क्योंकि अगर वो आज ज़िंदा होती ना तो आज तक जेल में सड़ रही होती। मेरी बेटी से प्यार करने का दावा करते हो ना तुम, तो आज वो हम सबके बीच नहीं होती। किसकी वजह से? तुम्हारी माँ की वजह से। इसलिए ये अकड़ हम लोगों को मत दिखाना। और अगर तुम्हें मेरी बेटी से इतनी परेशानी है ना अब, तो तुम उसे तलाक दे दो। मैं गारंटी देता हूँ कि तलाक के बाद वो तुम्हारा पीछे नहीं आएगी। राजवीर ने अभय से कहा और फिर वो वहाँ से उठकर चला गया। अभय अपनी जगह पर ही जम सा गया। जब राजवीर ने उसकी माँ गीतांजलि के लिए इतना कुछ कहा, वो अपने मन में बोला, पापा ऐसा क्यों कह रहे हैं मासा के लिए? किससे पूछूं मासा के बारे में, दादी सा या दादू सा? दोनों में से कौन मुझे सही बताएगा? सोच क्या रहा है तू इतना? हमारे पापा कभी झूठ नहीं बोलते हैं, सच सच बोलते हैं। मेरी माँ ने सच में हम सबके साथ, तुम्हारी माँ ने सच में हम लोगों के साथ बहुत बुरा किया है। अगर वह ज़िंदा होती ना तो पक्का सलाखों के पीछे होती। तेरी माँ मेरी बहन की मौत के ज़िम्मेदार होती। करण बोला। तभी उससे पूछा गया, अपनी मासा की मौत का बदला लेगा हमसे ले रहा है ना तू? बेगुनाह हम हैं और तेरी माँ हमारी गुनहगार। अमन की बात सुनने के बाद अभय की नज़रें नीचे हो गईं तो करण बोला, आराम से सोच के जवाब देना तू, कोई जल्दी नहीं है हमें, क्योंकि हमारे सवाल का जवाब तो तू हमें देगा। पहले ही दे चुका है कि तेरी पहली प्रायोरिटी तेरी माँ है और दूसरी प्रायोरिटी हमारी बहन, और अपनी माँ के खिलाफ तो तू एक शब्द सुन नहीं सकता। इसलिए तेरे लिए यही बेहतर होगा कि तू हमारी बहन से दूर हो जा, हमेशा हमेशा के लिए। करण की सलाह सुनते ही अभय बोला, मैंने तुझसे तेरी सलाह नहीं मांगी। साथ रहना न रहना फैसला मेरा और आयशा का होगा, तू नहीं लेगा फैसला।
और हमारी बहन का फैसला तो हम पहले से ही जानते हैं, तेरे साथ तो वो हरगिज़ नहीं रहेगी, तू लायक ही नहीं है उसके, अमन बोला और फिर वहाँ से चला गया। अमन के वहाँ से जाने के बाद अभय अपने मन में बोला, आयशा का मायका बड़ा स्ट्रांग है, ससुर जी तो दबंग निकले, अपनी बेटी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनते हैं, हर बात पर उसी से ही साबित कर देते हैं। और दोनों साले साहब आयशा के बॉडीगार्ड। आयशा का फैमिली बैकग्राउंड वाकई में बहुत स्ट्रांग है, कोई आयशा का बाल भी वाका नहीं कर सकता। शी इज़ द मोस्ट लकीस्ट गर्ल इन दिस वर्ल्ड। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज के सारे एपिसोड अच्छे लगे तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।